नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गलत टैक्स डिडक्शन से जुड़ा बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें हजारों लोगों ने गलत क्लेम करके करोड़ों रुपए का जो टैक्स रिफंड लिया था उससे जुड़ा हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक्शन है। सेक्शन 80C, 80D और होम लोन डिडक्शन जैसे प्रावधानों का गलत इस्तेमाल किया गया। मुंबई, पुणे, अहमदाबाद जैसे शहरों में इनकम टैक्स विभाग की जांच जारी है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या आम टैक्स पेयर्स को अब और सख्त जांच का सामना करना पड़ेगा? कंप्लाइंस बढ़ेगा, एनफोर्समेंट बढ़ेगा? क्या सैलरीड क्लास भी जो सरकार की रडार पर आएगा? और क्या आप करें कि जांच में आप न फंसे और रिफंड भी समय पर मिले? तो आज के टैक्स मंत्रा शो में हमारे साथ जुड़े हैं सुजीत बांगड़, जो कि पूर्व अफसर भी है, आईआरएस अफसर भी हैं और अभी टैक्स बडी के फाउंडर हैं। तो दोनों का पक्ष बताएंगे, तो उनसे जानेंगे कि फर्जी टैक्स डिडक्शन स्कैम से क्या लोगों को सीख मिलती है, टैक्स फाइलिंग में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कैसे करें क्लेम्स का सही डॉक्यूमेंटेशन ताकि जो आपकी मेहनत की कमाई है वो सुरक्षित रहे। सुजीत बांगड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि आपको दोनों साइड का एक्सपीरियंस है। आपके शुरुआती कार्यकाल में आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ भी रहे और अब आप जो है टैक्स पेयर्स के साथ है उनके लिए काम कर रहे हैं आपकी टैक्स बडी फर्म के जरिए। तो सर, ये पूरा मामला हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना गंभीर ये मामला है, जिसपे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रेस रिलीज भी जारी की गई और बताया गया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी जांच चल रही है। देखिए, धन्यवाद अनुराग जी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गलत है वो गलत है। तो जिसने डिडक्शन लिया है उसको मालूम है कि वो गलत डिडक्शन ले रहा है, और जो उसको इसमें बहकावे में ला रहा है उसको तो ये पक्का मालूम है कि वो कोई गलत चीज कर रहा है। तो ये दोनों दोनों व्यक्ति, डिडक्शन लेने वाला भी और उसको सजेशन दे करने वाला भी, दोनों ने गलत चीजें की हैं। और दोनों चीजों का जो स्रोत है वो ग्रीड में है। एक तरफ से ग्रीड टैक्स बचाने की, और एक तरफ से ग्रीड दो रुपए एक्स्ट्रा कमाने की। ये ग्रीड के कारण हुआ है, और जिसकी कैजुअलिटी है अपना गवर्नमेंट का जो ट्रस्ट है और जो टैक्स है, ये दोनों की कैजुअलिटी है। मैं ट्रस्ट की कैजुअलिटी इसलिए बोल रहा हूं कि हम हमेशा बोलते बोलते हैं, जब भी किसी कहीं पे जाते हैं टैक्सेशन पे बोलना पड़ता है, तो बोलते हैं कि आईटीआर जब आप फाइल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। आप कोई भी डिडक्शन ले रहे हैं तो उसके आपको सपोर्टिंग एविडेंस अपलोड नहीं करने के, आपके पास रखने हैं। आपको सेफली वो अपने पास रेडी रखने हैं। लेकिन आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त वो आपको अपलोड नहीं करने। तो डिपार्टमेंट टैक्स पेयर के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, और जो भी टैक्स पेयर डिडक्शन क्लेम कर रहा है वो ऑथेंटिक है और वो बोनाफाइड है, ये एजम्पशन से गवर्नमेंट आगे जाके प्रोसेसिंग करता है। तो इसलिए जब ये रैकेट्स आते हैं तो ये रैकेट्स ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, ये वॉलंटरी कंप्लायंस का। और दूसरा, इसका जो इम्प्लीकेशन है, परिणाम जो है, वो जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है, जो प्रामाणिक टैक्स पेयर्स है, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है, उनके ऊपर इनका परिणाम होता है। मतलब किसी ने ऑनेस्टली भी कोई डिडक्शन क्लेम किया है, और अगर वो इस वेरिफिकेशन में आता है तो थोड़ा उसको एक दो नोटिस झेलने पड़ेंगे, रिप्लाई देने पड़ेंगे, थोड़ा तकलीफ तो होगा ही उसको। तो ये इसका जो साइड इफेक्ट है, ये थोड़ा सा एक दुखदायक है। बिल्कुल सर, मैं आपसे, क्योंकि हमारे दर्शक हैं काफी इंटरेस्टेड होंगे इस टॉपिक के अंदर, तो आपसे यही समझना चाहूंगा बैकग्राउंड के तौर पे कौन सा सेक्शन है, कौन सा डिडक्शन है जहां पर सबसे ज्यादा ये क्लेम लिए जाते थे और उसकी क्या प्रक्रिया होती थी, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बता पाए तो। देखिए, दो तीन प्रकार के रैकेट चलते थे इसमें। कुछ रैकेट ऐसे थे कि जिसमें आपको सजेस्ट किया जाएगा आप मेडिक्लेम ले लो एटीडी का, या फिर आप एटीसी, आपका 150,000 मतलब 1,50,000 कंप्लीट नहीं है, तो उसके लिए आप कुछ आपको सजेशन किया जाता था कि आप वो क्लेम करो, इवन इफ आपके पास एविडेंस नहीं फिर भी। लेकिन जो लार्जर रैकेट जो गवर्नमेंट ने बोला है, जिसके ऊपर एक्शंस हुए हैं और जो रैकेट्स करके जो बाहर आया है, वो मोस्टली एटीई और पॉलिटिकल पार्टीज का जो डोनेशन होता है और एजुकेशन लोन का जो डोनेशन होता है।
ये जो दो डोनेशन है, एटीए तो इसमें जाता है एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट है उसका डोनेशन होता है, और दूसरा एक मेजर डोनेशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का डोनेशन। तो ये जो दो डोनेशन है इसमें ये एटीसी के बियॉन्ड है। और इस डोनेशंस में जैसे एटीई में अपर लिमिट नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट जो है वो 8 लाख का है और आपका टोटल इनकम अगर 20 लाख का है, तो स्ट्रेट अवे 8 लाख का आपको डिडक्शन मिल सकता है इसमें। तो इसमें अपर लिमिट नहीं है। तो ये डिडक्शंस जो है, इस डिडक्शंस पे जो एटीसी के बियॉन्ड थे और जिसका जिस 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 डिडक्शन के कारण टैक्सेबल इनकम सब्सटेंशियली लोअर करने की संभावना थी, इसमें ये ऑर्गेनाइज रैकेट जो हुए थे, रन हुए थे, कुछ डिपार्टमेंट्स को कुछ एक्शन के द्वारा इसकी भनक लगी और उनने उन्होंने फिर डेटा एनालिटिक्स और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से जो डेटा आता है उसका एनालिसिस और पूरा एआई का यूटिलाइजेशन करके उन्होंने पैटर्न एस्टेब्लिश किया। और देन डिपार्टमेंट माइट हैव आइडेंटिफाइड ऑन द टारगेट्स एंड देन उन्होंने ये एक्शन किया। बट इसमें ना अनुराग जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये हमें मतलब हमें हमें हमेशा ऐसा, हम हमेशा डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को हम निगेटिवली देखते हैं, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात ये है कि गवर्नमेंट ने पहले टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी दिया। इफ यू रिकलेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट कुछ महीने पहले, कि उन्होंने टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी दिया कि आपने अगर गलत डिडक्शन किया है तो आप आईटीआर फाइल करो, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करो, आप वो डिडक्शन लिया है वो आप छोड़ दो, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी है वो भर दो और अपनी अपने गलती को सुधारो। ये ऑप्शन दिया। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 40,000 या कुछ टैक्स पेयर्स ने, नंबर आई मे बी रॉन्ग, तो ये ऑप्शन यूटिलाइज भी किया है। ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ या कुछ टैक्स भी कलेक्ट हुआ है, ऐसा एक फिगर एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, टैक्स भी कलेक्ट हुआ है। तो गवर्नमेंट ने पहले ऑप्शन दिया। बहुत कुछ टैक्स पेयर्स ने जिनको पता लगा कि हमने गलती की है, तो उन्होंने आगे आके ये करेक्ट भी किया। और ये फर्स्ट वॉलंटरी दिस थिंग कंप्लायंस का जो ड्राइव था, वो कंप्लीट होने के बाद डिपार्टमेंट ने अभी एक्शन लिया। बिल्कुल, और अभी डिपार्टमेंट ने एक्शन मोस्टली एक्शन लिया है, पहले आपको मौका दिया था, उसके बाद एक्शन लिया है। लेकिन सुजीत जी, ये तो जो डिडक्शन है, मैं तो कई सालों से सुनता आ रहा हूं, पिछले 15-20 सालों से ये नॉर्मल प्रक्रिया रहती थी। सैलराइड लोग जो है वो कहते थे कि टैक्स बचाने के लिए इस तरह का डोनेशन दे दीजिए, फिर वो पैसा वापस कैश में ले लिया जाता था। और एक बहुत लोग बोस्ट भी करते थे कि देखो मैंने इस तरह से टैक्स बचा दिया। और आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले भी मैंने कई लोगों से सुना है कि ये टैक्स बचाने का बहुत एक तरीका है। तो अचानक से अभी ही सरकार के द्वारा ये एक्शन क्यों लिया गया है? और क्या जो सालों से जो लोग करते आ रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ भी एक्शन होगा? किसी ने 10 साल पहले, 15 साल पहले, क्योंकि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, परपेचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, वो तो कई लंबे वक्त से इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे टैक्स बचाने के लिए। देखिए, ये इस प्रकार के कुछ ना कुछ एबिरेशंस जो होते हैं वो हमेशा रहते हैं। किसी भी सेटअप में एबिरेशंस जो होते हैं, एक्सेप्शंस जो होते हैं वो रहते हैं। प्रॉब्लम जब उसको ऑर्गेनाइज रैकेट का रूप जब आता है तो प्रॉब्लम बाहर उभर के आता है। अभी जो प्रॉब्लम हुआ था वो ऑर्गेनाइज्ड रैकेट के स्वरूप से बाहर आ रहा था। तो मैं कहीं पे बात कर रहा था तो किसी एक मिड लेवल के एक टीयर 2 टाउन में ऑलमोस्ट 200 करोड़ का टैक्स का लॉस डिटेक्ट हुआ था इसी कारण। तो ये जो चीज है, ये चीज अभी पिछले 2 साल में ये इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, और उसके कारण ये चीजें डिपार्टमेंट के इवन एनालिटिक्स के नजर में आ गई। अभी पहले से जो चल रहा था, जो जो मतलब जो चल रहा था वो चल रहा था, लेकिन जो जो जब तक जो चीज नजर में नहीं आती तब तक कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। हाँ, अभी इस रैकेट में कुछ ये जब एक्शंस होंगे और उस एक्शन में और कुछ नए नए केसेस सामने आ जाएंगे कि जिसमें ये डिडक्शन, सपोज एक फलाना कोई पॉलिटिकल पार्टी को कोई पेमेंट दिया जाता है और रॉन्गली डिडक्शन क्लेम किया जाता है। अगर वही प्रकार का डिडक्शन अगर किसी और 1,000-2,000 लोगों ने लिया है तो उनके केसेस रीओपन होंगे, उनके केसेस में भी एक्शन होगा। तो ये सिलसिला एविडेंस के बेसिस पे जैसे जैसे एविडेंसेस कलेक्ट होंगे और जैसे जैसे नए
सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस डिटेक्ट होते रहेंगे, तो ये कार्रवाई चलती रहेगी, ये लॉजिकल एंड तक चलती रहेगी। अभी पीछे ये कहाँ तक जाएगी, इसका इसका कोई आंसर नहीं है। एविडेंस जहां तक जाते हैं वहां तक के कार्रवाई जाएगी। और ये भी मानेंगे कि आपके अब जो डेटा एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उन सब की वजह से, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका बड़ी मुस्तैदी से इस्तेमाल कर रहा है, तो इस वजह से ये जो भी चीजें हैं वो पकड़ में आ जाती है। भले ही जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना भी स्मार्ट हो, या फिर जो जिसने आपको ये प्रेरणा दी है उसके पास बहुत बड़ा धुरंधर हो, लेकिन जो टेक्नोलॉजी की पकड़ में आप आ ही जाएंगे थोड़ी भी गड़बड़ करेंगे तो। देखो अनुराग अनुराग जी, क्या होता है कि अभी एआई और टेक्नोलॉजी के जमाने में कि गलती करने के 100 तरीके होते हैं, लेकिन एआई और एनालिटिक्स को पकड़ने के 101 तरीके होते हैं, राइट? तो 101 तरीके होते हैं। तो ये तरीके जो है वो एआई और एनालिटिक्स के बाद और टेक्नोलॉजी के ये इसके बाद ये बहुत आसान हुआ है पैटर्न डिटेक्ट करना। तो इसलिए ये कोई भी चीज जो ऑर्गेनाइज वे से चल रही है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पकड़ में तो पकड़ी आने जाएगी, वाली है। बिल्कुल। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें खुद के ऊपर ऑनेस्ट रहना है, और हमें मालूम है कि ये डिडक्शन हम ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। हमें मालूम है ये चीज हम गलत कर रहे हैं, तो हमें क्यों करना है? हमें नहीं नहीं करना चाहिए ना। आप आपने जो चीज सही है वही आप कीजिए, आप गलत चीज के पीछे क्यों लगते हैं? अगर आपको कोई बोले भी हम आपको रिफंड ज्यादा दूंगा, तो वो रिफंड ज्यादा दूंगा तो वो तो उसके हाथ में तो मैजिक बैंड नहीं है, वो तो कोई गलती करने वाला है, और ऐसी गलती है मतलब ये चोरी है ना एक प्रकार की। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये नहीं करना चाहिए हमें तो हमें, अब हमें सर, कोई भी। जिसको जिसको लग रहा है, जिसको पकड़ में नहीं आया, लेकिन अंदर से तो हर कोई जानता होगा कि मैंने ये डिडक्शन लिया है, तो उसके ऊपर उसके पास क्या ऑप्शन रहता है कि बाद में कोई एक्शन नहीं हो, और ये कब तक आपके पास विकल्प है कि आपने कुछ गड़बड़ की है, लेकिन इससे आप सबक लेते हुए, सीख लेते हुए उस गड़बड़ को सुधार कर लो। देखिए अभी आईटार यू जो है वो बहुत अच्छा जरिया है। अगर आपको लगता है आज आज भी किसी को, जो कोई भी अभी दर्शक देख रहे हैं, किसी को लगता है कि किसी कारण कोई गलत डिडक्शन आया है और आपको मालूम है रिफंड नहीं आने वाला था, लेकिन किसी ने आपको रिफंड करवा के दिया है, आपको अगर ये मालूम है, तो आप अभी जाइए इमीडिएट, आप आईटीआर यू फाइल कीजिए। आईटीआर यू फाइल करने के लिए ऑलमोस्ट अभी टाइम लिमिट जिस जिस साल का है उस साल का आप आईटीआर यू आप फाइल कर सकते हो। आईटीआर यू फाइल करो, डिडक्शन आप विड्रॉ करो, थोड़ा टैक्स इंटरेस्ट आ जाएगा उसके ऊपर, वो भर लो, लेकिन रात को आप शांति की एक एक नींद ले सकते हो। यू हैव अ बिल्कुल, साउंड आपने स्लीप। कहा कि रात को आप शांति की नींद ले सकते हो, और वो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपको चैन की नींद आए और आपको लगे कि भाई आगे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब क्या जो सैलराइड क्लास के लोग हैं, जिन्होंने अपना रिटर्न सही भरा है, किसी भी तरह की इंटेंशनली गड़बड़ी नहीं की है, मैलाफाइड कोई गड़बड़ नहीं है, तो उन्हें कुछ चिंतित होने की जरूरत है, या फिर वो चैन की नींद सो सकते हैं? देखिए, अगर आपने आपने कुछ ऐसा किसी भी रैकेट का पार्ट नहीं है, कहीं भी गलत तरीके से आपने रिफंड नहीं लिया, आपने जो भी डिडक्शन आपके खुद के इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, आपके टैक्स सेविंग एक्सपेंडिचर के बेसिस पे जेन्युइनली लिया है, आपको डिपार्टमेंट कितना भी क्वेरी करे, कितना भी क्वेश्चन पूछे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो कर किया नहीं तो डरने की क्या बात है? तो और कोई भी डिपार्टमेंट आपको पूछ पूछ के क्या पूछेगा? अगर आपने सपोज एटीई का डिडक्शन लिया है, आपने इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, और आपको क्वेरी आए, तो क्या करेगा डिपार्टमेंट? पूछेगा ये एटीए का आपने डिडक्शन लिखा है, इसका एविडेंस क्या है? आप रिप्लाई ले लो, ये एजुकेशन लोन लिया था, इसका ये इंटरेस्ट है, ये इसके ऊपर डिडक्शन के बाद बात खत्म। आपको कोई बिल्कुल काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बिल्कुल। लेकिन सर, तो कई पॉइंट मामलों ये में है कि ऐसा भी अगर होता है जिन कि लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती है, वो अपनी पूरी जो कमाई है, जिसकी डिटेल्स हैं, वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, सीए को जो सौंप देते हैं, और सीए कहीं ज़्यादा दिमाग लगा के वो डिडक्शन क्लेम कर लेता है, और जो टैक्स पेयर है उसका कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन सीए के द्वारा कुछ गड़बड़ की गई या फिर डिडक्शन ले लिया गया, तो टैक्स पेयर उसे कैसे पहचाने कि गलती उसके द्वारा नहीं, लेकिन उसके सीए के द्वारा हुई है? देखिए गलती किसी के द्वारा हुए, लेकिन अल्टीमेटली रिटर्न तो आपका फाइल हो रहा है, साइन तो आपका जा रहा है, और जब आपको रिफंड आ रहा है तो आपको स्वाभाविक रूप से मालूम ही है ना आज आपको ये रिफंड क्यों आ रहा है।
तो आजकल बहुत जो भी जो भी जिसको भी रिटर्न पे रिफंड आता है, वो कॉन्शियस होता है, उसको मालूम होता है कि मुझे रिफंड क्यों आ रहा है। इज ऑलवेज कॉन्शियस, इज ऑलवेज कॉन्शियस। तो ये अगर आपको कॉन्शियस नहीं हो तो आपको कॉन्शियस बनना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। आप जो फाइल कर रहे हैं तो आप जो डिडक्शन ले रहे हैं आप कॉन्शियसली ले लो। आप देखो कि आप ये डिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल है क्या, तभी आप ले लो। और नहीं तो आजकल न्यू टैक्स रेजिम आया ही है, आपको लोअर टैक्स ले सकते हैं विदाउट एनी डिडक्शन। बिल्कुल। और सर वैसे भी अब न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो अंतर बढ़ता जा रहा है, तो आगे चल के इन सब चीज़ों में उलझने का लोगों के पास विकल्प भी नहीं रहेगा, मौका भी नहीं रहेगा और प्रक्रिया भी नहीं रहेगी। सही बात है, सही बात। बिल्कुल। और क्या सर, क्योंकि अब न्यू टैक्स रिजीम में लोग शिफ्ट हो रहे हैं, ज़्यादातर 90% तक लोग शिफ्ट हो जाएंगे इस साल के अंदर, तो ये एक आकलन है। तो जो डिडक्शन क्लेम किए गए हैं, तो आपको लगता है कि जिस तरह से स्क्रूटनी बढ़ी है, तो जो रिफंड मिलता है उसमें भी देरी होगी, रिफंड की प्रक्रिया और जटिल होगी? नहीं, मुझे लगता है रिफंड की प्रक्रिया जटिल नहीं होगी। रिफंड की प्रक्रिया तो बहुत ऑटोमेटेड मोड पे है कि आप जब रिटर्न फाइल कर देते हैं, आपका बैंक अकाउंट्स प्रॉपरली अपडेटेड है, आपका आपके टीडीएस एग्जैक्टली मैचिंग है, राइट, और कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, तो इमीडिएट प्रोसेसिंग हो और ऑटोमेटिकली वो रिफंड के लिए जाएगा। तो रिफंड का प्रोसेस एवरी ईयर, हर एक साल गतिमान ही होता जाएगा। सिर्फ एक है कि फाइलिंग का डेट एक्सटेंशन हुआ है, फाइलिंग रिलेटेड कुछ इशू आ रहे हैं, जिसके कारण अगर आपका फाइलिंग डिले होता है तो ऑब्वियसली फाइलिंग डिले तो रिफंड डिले। बिल्कुल। अब सर मैं आऊंगा कुछ सवाल जो दर्शकों के मन में है इस बार के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से जुड़े हुए। तो लेटेस्ट अपडेट क्या है? अब सरकार के द्वारा 45 दिन की अवधि तो बढ़ाई गई है, लेकिन वहाँ लोगों को कितनी राहत मिली है? या आपका मानना है कि सरकार ज़्यादा जानकारी मान रही है और अभी तक जो आईटीआर के फाइल्स थे जो उपलब्ध नहीं थे वो होना शुरू हो गए हैं? अभी देखिए, लेटेस्ट सैटरडे से आईटीआर 2 और 3 का भी फाइलिंग चालू हुआ है। कुछ एरर्स अभी भी आ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट अभी हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 का फाइलिंग चालू हुआ है। वी कैन से दैट कि आईटीआर फाइलिंग शुरू हुआ है। और रिगार्डिंग ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि क्या क्या डिटेल्स नए मांगे हैं, तो नए जो आईटीआर फॉर्म्स आए हैं उसमें कुछ चेंजेस है। जैसे अभी आपके पास कैपिटल गेन है और आपका 1.25 लाख तक का ही कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो एग्जाम्पशन लिमिट पे आता है, तो आपको आईटीआर 2 फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप आईटीआर 1 में भी फाइल कर सकते हो। सिर्फ आपके पास टैक्सेबल कैपिटल गेन है तभी आप आईटीआर 2 में जाएंगे फॉर एग्जांपल। लेकिन जो बड़े चेंजेस हुए वो है कि आप अगर ये डिडक्शन, हम जब अभी डिडक्शन की बातें कर रहे हैं, तो पहले डिडक्शन जो होते थे वो सिंपली आप क्लेम कर सकते थे एटीसी में कि ये डिडक्शन एटीसी में, ये एटीडी में है, ऐसा। अभी आपको डिडक्शन के डिटेल्स देने पड़ेंगे। अगर आपने मेडिक्लेम ले रहे हैं तो आपको मेडिक्लेम का नंबर देना है। आप अगर एटीसी ले रहे हैं तो एटीसी में आपको जो जो भी आप लाइफ इंश्योरेंस या ईएलएसएस, तो आपको फोलियो नंबर, पॉलिसी नंबर, वो डिटेल्स आपको देने हैं। तो ये आप एटीई ले रहे हैं तो आपको एजुकेशन लोन के डिटेल्स वहां पे देने हैं। पहले ये डिटेल्स नहीं देने पड़ते थे, तो अब ये बिल्कुल। डिटेल्स देने हैं। तो तो मतलब कहीं ना सर कहीं ये मान के जो चले डिटेल्स बढ़ गई है, तो इस बार जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो टैक्स एडवाइजर चार्ज करेंगे वो अपनी चार्जेस भी बढ़ा देंगे, क्योंकि उनका भी काम बढ़ जाएगा, उनको भी ज़्यादा डिटेल मांगनी पड़ेगी, डिटेल जमा करानी पड़ेगी। तो वो तो उसके ऊपर तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन मेरा पर्सनल ये कहना है कि ये डिटेल्स मांगने की जरूरत नहीं थी। कि हम जो एबरेशंस शुड नॉट डिटरमाइन द रूल। तो ये जो एबरेशंस है, ये जो अभी रैकेट हुआ और ये हुआ, जो आजकल ज्यादातर जो टैक्स पेयर्स है वो वॉलंटरी ऑनेस्टली टैक्स पे कर रहे हैं। तो इसके कारण, क्योंकि ये डिटेल्स भरने से आपका जो प्रोसेस है फाइलिंग का, उसमें थोड़ा सा ना फ्रिक्शन आ जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो ये अवॉइड हो जाता तो अच्छा हो जाता। बिल्कुल। तो सर जो अभी हम दर्शक आपको सुन रहे, इस शो को देख रहे हैं और अपना रिटर्न फाइल करने के लिए तैयार हो रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम वो खुद ही फाइल कर लेंगे, तो क्या उनके लिए एडवाइस होगी कि आपने जिस तरह से बताया कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं, तो किसी एडवाइजर की सलाह ले ले, सीए की सलाह ले ले, जिससे रिटर्न फाइलिंग आसानी से पूरी हो सके और थोड़ा बहुत टैक्स भी बच जाएगा?
देखिए ये हर व्यक्ति के ऊपर है। अगर किसी को खुद फाइल करना है तो आपको चीजों को जानना पड़ेगा, और अगर कुछ 19-20 हो जाए तो आपको उसके लिए रेडी भी रहना पड़ेगा। अगर आप किसी एक्सपर्ट का आप गाइडेंस लेते हैं तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही होगा। मेरा कहना है कि अगर आप ITR 2, 3, 4 फाइल कर रहे हैं तो एक्सपर्ट का गाइडेंस लेना अच्छा है। ITR 1 में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, तो शायद आप खुद भी फाइल कर सकते हो अगर आप प्रॉपरली थोड़ा सा स्टडी करें, थोड़ा अभ्यास करें तो। बिल्कुल। और सर क्या जो 26 AS और AIS देख लेना काफी है, या फिर इसके अलावा कुछ और भी जांच करनी चाहिए अपने रिटर्न फाइल करते समय? देखिए 26 और AIS तो देखना ही चाहिए। वो तो मतलब कंपलसरी है, वो कुंडली है अपनी, डिजिटल कुंडली फाइनेंशियल कुंडली। तो 26 और AIS देखे बगैर फाइल करना मतलब नोटिस को इनवाइट करना है। क्योंकि 26 AS में अगर कोई डेटा है, अगर आपके ITR में नहीं आ रहा, तो 100% आपको नोटिस आएगा, 100%। क्योंकि 26 AS और AIS तो डिपार्टमेंट के पास ही है ना। तो आप उसमें अगर आपका डिविडेंड दिख रहा है AIS में, और आपके रिटर्न में डिविडेंड नहीं आ रहा, तो 100% आपको नोटिस आ जाएगा। 26 AS में आपका प्रोफेशनल रिसिप्ट दिख रहा है, लेकिन आपने ITR 1 फाइल किया है, आपको प्रोफेशनल इनकम ही नहीं दिखाया आपने, तो 100% आपको नोटिस आ जाएगा। तो ये 26 AS एंड AIS आपको देखना ही है। हाँ, ये छोड़ के अगर आपको कुछ देखना है तो आपका बैंक स्टेटमेंट देखना है। आप अपना बैंक स्टेटमेंट देखो, वो सारी एंट्रीज देखो, इन और आउट की क्या क्या है। आउट में खर्चा होगा, इवन उसमें कुछ टैक्स सेविंग एक्सपेंडिचर मिल सकता है, कुछ टैक्स सेविंग एविडेंस इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, और इन साइड में जो पैसा जमा हुआ है उसमें कुछ ऐसा इनकम है जो रिपोर्टिंग से रह गया, वो भी आपसे डिटेक्ट हो सकता है। बिल्कुल सर। आखिरी सवाल होगा मेरा आपका, क्योंकि सर आप भी कई सारे लोगों के रिटर्न फाइल करने में मदद कर रहे होंगे, तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस साल का, और आपके मुताबिक क्या लर्निंग रही है आपकी जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कर पाए? तो इस साल एक था कि लोगों में ITR, मतलब ये एक कॉन्ट्रास्ट दिखा कि अप्रैल के महीने से लोग आ रहे हैं हमें फाइल करना है करके, लेकिन हम फाइल कर नहीं सकते क्योंकि फॉर्म नहीं आए थे। तो एक उल्टा दिख रहा है कि अगर डेट 15 सितंबर से भी पहले रखते ना, 15 अगस्त है, 31 अगस्त रखते, 31 अगस्त भी डेट रखते, तो भी फाइलिंग 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाता है। तो लोग ईगर है फाइलिंग के लिए। ये ईगरनेस जो है वो बहुत पॉजिटिव है जो दिख रहा है इस साल। और वो ईगरनेस इस बैकग्राउंड में कि फाइलिंग जल्दी चालू नहीं हुआ, फाइलिंग थोड़ा सा लेट हुआ, इसके कारण वो टैक्स पेयर का ईगरनेस और टैक्स पेयर का जो फाइलिंग के लिए जो अनइजीनेस है वो थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा था। ये बहुत पॉजिटिव चीज है कि लोग, पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड, लोग आगे आ रहे हैं जल्दी फाइलिंग। बिल्कुल, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि लोग ज्यादा से ज्यादा रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, जिससे ओवरऑल टैक्स नेट है वो भी बढ़ेगा। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा था उस पर सुजीत बांगड़ जी ने डिटेल से जानकारी दी कि अभी भी आपको लगता है कि आपके द्वारा कोई गलत डिडक्शन लिया गया है, तो आपके पास वक्त है ITR यू फाइल करने का, और आप आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। सुजीत बांगड़ आज हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टैक्स मंत्रा के स्पेशल शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। धन्यवाद।